दोस्तों किसी ने बहुत कमाल की बात की है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। दोस्तों आप किसी के घर में जाने से पहले जितना सच धर कर चाहते हो ताकि आपको लगता है कि उनके सामने मेरा इंप्रेशन अच्छा पड़े, सेम वेज में आप किसी के दरवाजे के ऊपर जॉब मांगने के लिए जब जाते हो तो आपका इंप्रेशन डिसाइड होता है आपके रिज्यूमे से, आपके करिकुलम विटे से। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में मोस्ट रिक्वेस्टेड टॉपिक के बारे में मैं आपको बात करने वाला हूँ, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में आपको कॉलेजेस में नहीं पढ़ाया जाएगा, जिसके बारे में ना ही कोई सिलेबस है। लेकिन एक ऐसा टॉपिक है जिसके बावजूद जिसको आप कंसिडर ना करते हुए जॉब पा ही नहीं सकते। तो अच्छा रिज्यूमे कैसे बनता है, अच्छे रिज्यूमे में बनाने से पहले आपको कौन कौन से पॉइंट का ध्यान रखना है, डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। पॉइंट नंबर 1, मेक श्योर यू ऐड ऑल द रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन। दोस्तों आपके करियर में आपने बहुत सारी चीज़ें की होगी, जैसे कि आपने बहुत सारी कंपटीशन में पार्टिसिपेशन किया होगा। आपके एकेडमिक स्कोर्स, आपका 10th का स्कोर, 12th का स्कोर, आपके सेमेस्टर्स का जितना एवरेज स्कोर आता है वो सीजीपी, आज की डेट में सीजीपी होता है। उसके बावजूद भी आपका एकेडमिक कौन कौन से कॉलेजेस और स्कूल्स में आप पढ़े हो, और रिज्यूमे जब आप एज अ फ्रेशर अपना रिज्यूमे बनाते हो तो ये चीज़ें आपको इंक्लूड करनी ही पड़ती है। आप जैसे जैसे करियर में आगे बढ़ोगे शायद ये चीज़ें आप नहीं ऐड करोगे, शायद आप 10th का मार्कशीट या फिर 10th का मार्क्स, 12th के मार्क्स नहीं ऐड करोगे तो भी चलेगा। लेकिन रिलेवेंट इंफॉर्मेशन, आप कौन से एज में कौन से करियर ऑप्शन में जा रहे हो, जैसे कि अगर आपकी एज 23 है, आपने अभी भी डिग्री कंप्लीट की है, तो कॉलेजेस स्कूल्स आपके मार्क्स उस रिज्यूमे के ऊपर आने चाहिए। अगर आप ऐसे लोग हो, अगर आप ऐसे एम्प्लॉय हो जिन्होंने 5-6 साल अपने गुजारे हैं, तो आपके रिज्यूमे में शायद 10th और 12th के मार्क्स ना आए तो भी चलेगा, आपके डिग्री के मार्क्स हो फिर चलेगा। और उसके बाद आपकी वर्क के रिलेटेड जितने कुछ इंफॉर्मेशन होती है, आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको कंसिडर करनी चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो रिज्यूमे बनाने से पहले बहुत सारे थिंकिंग तो करते हैं, लेकिन बहुत कुछ डालने के चक्कर में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेवेंट इंफॉर्मेशन है उसको ही मिस कर देते हैं। जो भी आपका रिज्यूमे पढ़ेगा उसको एटलीस्ट अंदाजा आना चाहिए कि कौन सी यूनिवर्सिटी से इसने अपनी डिग्री, अपना एजुकेशन कंप्लीट किया है और मार्क्स वगैरह इसका एकेडमिक परफॉर्मेंस कैसा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपकी सारी रिलेवेंट इंफॉर्मेशन आपके रिज्यूमे में आनी चाहिए। पॉइंट नंबर 2, बी क्लियर अबाउट योर गोल। दोस्तों बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपना रिज्यूमे बनाने से पहले कुछ गोल नहीं रखते, उन्हें नहीं पता होता है कि मैं रिज्यूमे किस लिए बना रहा हूँ। लेकिन रिज्यूमे बनाने से पहले आपके सामने एक गोल होना चाहिए कि मैं इस इंडस्ट्री में जाना चाहता हूँ। अब ये मैं किस लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि रिज्यूमे में एक पॉइंट आप आगे पॉइंट में बताऊंगा आपको कि एक पॉइंट आप डालोगे कि आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स और आपकी फ्यूचर में कहाँ पे आप जॉब करना चाहते हो। तो अगर आप ये सारी चीज़ें डालोगे तो आपको एक गोल सेट करना पड़ेगा, चाहे गोल छोटा ही क्यों ना हो, चाहे आपके नज़दीकी गोल क्यों ना हो, चाहे आप मार्केटिंग में ही क्यों ना जॉब करते हो। लेकिन आपका रिज्यूमे अगर आपकी गोल सेट के हिसाब से पहले से ही प्रिपेयर्ड है तो उस जॉब के लिए जब आप अप्लाई करोगे ना तो वो बहुत रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन के साथ उसके सामने डायरेक्टली वो प्रकट हो जाएगा आपका रिज्यूमे। और इसका फ़ायदा ये होता है कि जो आपका रिज्यूमे देखेगा उसको भी पता चलेगा कि इस कैंडिडेट का एग्जैक्टली करियर में गोल क्या है और इसकी हेल्प मेरी कंपनी को या फिर मेरे ऑर्गेनाइजेशन को किस तरह से हो सकती है। पॉइंट नंबर 3, आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ एंड स्किल्स। दोस्तों ये ऐसा पॉइंट है जिसके बारे में बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, उन्हें खुद को ही नहीं पता होता कि मेरे में स्ट्रेंथ क्या है और मुझ में स्किल्स कौन कौन से हैं। अब देखो आप एज अ फ्रेशर क्यों ना हो, लेकिन आप में भी कुछ स्किल्स ऐसे होंगे जिनको आपने आपकी डिग्री के दौरान यूज़ किया होगा, जैसे कि टाइम मैनेजमेंट आप बहुत अच्छी तरीके से करते होंगे, या फिर आप लीडरशिप, आप अगर आपके क्लास के सीआर वगैरह रहते थे तो लीडरशिप भी आप उसमें ऐड कर सकते हो। अगर आप ये सब सारी चीज़ें छोड़ के जो करिकुलम बाकी सिलेबस जो होता है या फिर बाकी की जो एक्टिविटीज़ होती है, जैसे कि डांस हो गया, सिंगिंग हो गया, कोई कंपटीशन में पार्टिसिपेशन हो गया, ये सारी स्ट्रेंथ्स को और इन सारी स्किल्स को आपको रिज्यूमे में आपके ज़रूर ऐड करना है। एज अ फ्रेशर लोगों को ऐसा लगता है कि मेरे पास बताने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन आप थोड़ा सा 1 घंटा आप सिर्फ एक जगह पे शांत बैठ के भी सोचोगे ना, आपके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें होंगी, क्योंकि भगवान ने सबको कुछ ना कुछ तो दिया है। तो ये सारी स्किल्स और आपकी स्ट्रेंथ्स आपकी रिज्यूमे में आने ही
चाहिए। ये सारी तो चीज़ें हो गई रिज्यूमे के बारे में। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा जॉब की एप्लीकेशन डालने से पहले आपको कौन कौन सी चीज़ें करनी चाहिए। इसमें पॉइंट नंबर 1 आता है मास्टर योर डोमेन। आप जिस भी डोमेन में काम करना चाहते हो, ये एक्चुअली चीज़ें फ्रेशर के लिए नहीं है, एक्सपीरियंस वाले लोगों के लिए। अगर आपने एज ए फ्रेशर फार्माकोजेनिक्स में अपना जॉब ज्वाइन कर लिया है तो आपके डोमेन में आपको हमेशा मास्टर रहना चाहिए। आप मास्टर कैसे होगे, बहुत सारे सर्टिफिकेशंस होते हैं, जैसे कि मेडिकल कोडिंग का ही आपको एग्जांपल दे दूं। मेडिकल कोडिंग में बहुत सारे एपीसी एपीसी जैसे सर्टिफिकेशन होते हैं, सीपीसी जैसे सर्टिफिकेशन होते हैं। इनमें से क्या होता है कि सर्टिफिकेशन करने के बाद आपके रिज्यूमे में एक अच्छे तरीके से इंप्रेशन और आपका प्रमोशन भी हो जाता है। वैसे ही फार्माकोविजिलेंस में बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, बहुत सारे एकेडमिक्स के कोर्सेज है अवेलेबल है, आप अगर ढूंढोगे तो आपको मिल जाएंगे। इन सारे कोर्सेज को और करिकुलर एक्टिविटीज़ को अगर आप ऐड करते रहोगे आपके करियर में, तो आप एक तरह से आपके खुद के ही डोमेन को मास्टर कर रहे हो। अगर आप मार्केटिंग में हो तो मार्केटिंग में आपकी पर्सनैलिटी, आपकी लैंग्वेजेस, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें फॉरेन लैंग्वेज सीखना नहीं आता, तो फॉरेन लैंग्वेज अगर आप सीखोगे तो उसका भी फायदा आपको होगा। ऐसे बहुत सारी चीज़ों को आपको ऐड आपके करियर में हमेशा करते रहना है। इस वजह से आपके डोमेन को आप मास्टर करोगे तो जब आपका एक्सपीरियंस थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा ना, तो इन सारी चीज़ों से आपको बहुत ज़्यादा फायदा हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, स्टे अप टू डेट। दोस्तों बहुत सारे लोग खुद को अपडेट करना नहीं जानते। जैसे दोस्तों देखिए, आपके मोबाइल में व्हाट्सअप होगा तो व्हाट्सअप को 2-3 महीनों के बाद एक अपडेट आता है। अगर आप उस अपडेट को नहीं करोगे, 6-7 महीनों तक व्हाट्सअप वैसे ही रखोगे, तो 7-8 महीने के बाद आपको व्हाट्सअप यूज ही नहीं करने आता। वैसे ही होता है कि अगर आप खुद को अपडेट नहीं करोगे तो आपके करियर में, आपके फील्ड में, आपके डोमेन में क्या चल रहा है आपको नहीं पता चलेगा, और आपके पीछे से जो फ्रेशर बच्चे आ रहे हैं वो आपसे आगे निकल जाएंगे। इसलिए आपको हमेशा से क्लियर रहना है कि आपको अपडेट रहना है। आप अपडेट कैसे रहोगे? आपको ऑनलाइन सर्चिंग करते रहना है, ऑनलाइन आर्टिकल्स पढ़ने हैं, न्यूज़ पढ़ने हैं आपकी फील्ड के रिलेटेड। मैं ये वाली न्यूज़ नहीं बता रहा हूँ कि आज किसका प्रोडक्ट चल रहा है, आप क्या चल रहा है, ये वाली न्यूज़ नहीं बोल रहा हूँ। ये न्यूज़ तो पॉलिटिकल न्यूज़ हो गए। आपकी फील्ड के रिलेटेड जो न्यूज़ चल रही है, आपकी फील्ड के रिलेटेड कौन कौन सी नई चीज़ें आ रही है, क्या ऑटोमेशन आ रहे हैं, कौन कौन से लोगों ने क्या किया। जैसे कल मैंने एक लिंक्डइन के ऊपर पोस्ट शेयर की थी जहाँ पे मिस किरण मुजुमदार को फोर्ब्स ने टॉप 100 पावरफुल लेडीज में डाला था, जो कि फार्मास्यूटिकल कंपनी के लिए बहुत अच्छी बात है, इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि बायोकॉन कंपनी के वो मालिक है। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें आपको पढ़ती रहनी चाहिए। आपको खुद को अपडेट करते रहना है कि कौन सी फील्ड में क्या चल रहा है, आपकी फील्ड में क्या चल रहा है, कौन कौन से लोग हैं जिनको हम लीडर मानते हैं, कौन कौन से इंडस्ट्री लीडर्स है, कौन कौन से एकेडमिक लीडर्स है इस फील्ड में। इन सारी चीज़ों को आप देखोगे तो आपको बहुत इसका फायदा हो जाएगा। पॉइंट नंबर 6 और मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट पॉइंट, जो कि मैंने बहुत बार आपको कहा है कि बी प्रोफेशनल ऑन लिंक्डइन। ये मुझे बहुत बार ऐसे बुरा लगता है कि आपको शायद इस प्लेटफॉर्म का अंदाज़ा नहीं है। एक ऐसा प्लेटफॉर्म है दोस्तों जो आपको बहुत सारी चीज़ें दे सकता है आपके करियर में। लिंक्डइन के ऊपर अगर प्रोफेशनल रहोगे, आर्टिकल्स पढ़ोगे, लाइक कमेंट करोगे, तो इसका फ़ायदा ये होता है दोस्तों कि आपका भी प्रोफाइल बढ़ने लगता है। आपका प्रोफाइल बढ़ेगा तो जब आपकी ज़रूरत होगी जॉब की, उस टाइम पर आपको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ दिखनी स्टार्ट हो जाएंगी, क्योंकि लिंक्डइन का एक एल्गोरिदम इस तरह से सेट किया गया है कि आप जितना एक्टिव रहोगे उतने ज़्यादा पोस्ट आपको दिखेंगे, उतने ज़्यादा जॉब के अपॉर्चुनिटीज़ आपको नजर आएंगे। इसलिए आपको हमेशा से लिंक्डइन आपको जस्ट एज अ ट्विटर, जस्ट एज अ फेसबुक, इंस्टाग्राम नहीं यूज़ करना है। वहाँ पे आपको अपलोड या फिर आपको कितने कमेंट आए, लाइक आए, इससे मैटर नहीं करता। आप कितना एक्टिव हो और आप कितना अच्छी तरीके से आपका खुद का प्रोफाइल बनाया हुआ है। इवन आपका प्रोफाइल पिक्चर कौन सा है आपका, वो भी प्रोफेशनल होना चाहिए। वो आपका ऐसा प्रोफाइल पिक्चर नहीं होना चाहिए जिसके ऊपर कैनवा का फिल्टर लगा हुआ है और जो आप सेल्फी ले रहे हो और वो आप फोटो आपने वहाँ पे ऐड किया है। वो आपका प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे आपका प्रोफाइल पिक्चर भी प्रोफेशनल ही होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको कंसिडर करनी है। पॉइंट नंबर 7, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बहुत सारी पोस्ट ऐसी होती है जहाँ पे आपको ईमेल करना होता है जॉब एप्लीकेशन के लिए। जब आप जॉब एप्लीकेशन डालती हो तो उसकी जो सब्जेक्ट लाइन होती है ना, उसको आपको क्लियरली मेंशन करना है। जैसे कि अगर पोस्ट है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए तो जॉब एप्लीकेशन प्रोडक्शन ऐसा डाल सकते हो, या फिर प्रोडक्शन जॉब एप्लीकेशन ऐसे भी सब्जेक्ट लाइन डाल सकते हो, क्योंकि सब्जेक्ट लाइन ही वो चीज़ होगी जिससे वो रिसिपेंट है उसको पता चलेगा कि ये ईमेल किस लिए आया है। जब वो आपका ईमेल ओपन करेगा तो सबसे पहले सब्जेक्ट लाइन पढ़ेगा, उसके बाद वो बाकी की आपका रिज्यूमे देखेगा, उसने आप अंदर क्या लिखा है वो सब कुछ देखेगा। इसलिए ये बहुत लोग गलती कर दी कि आपकी जो सब्जेक्ट लाइन होती है, जैसे कि फार्माकोविजिलेंस जॉब एप्लीकेशन फार्माकोविजिलेंस, या फिर मेडिकल कोडिंग जॉब एप्लीकेशन, ये चीज़ें आपको क्लियरली सब्जेक्ट लाइन में मेंशन करनी है।
या 3 to 4 वर्ड का ही होता है, सब्जेक्ट लाइन ज़्यादा नहीं होती जॉब एप्लीकेशन की, लेकिन हाँ उसको आपको क्लियरली मेंशन करते रहना है। सबसे एंड में पॉइंट आता है आपके सीवी के नेमिंग के बारे में। आपका जो सीवी होगा उसका नाम आपने क्या रखा है ना, ये वीडियो खत्म होने के बाद पहले देखो, क्या आपने उसमें लिख रखा है कि माई CV, CV1, CV2, ऐसा क्या आपने लिख के रखा है? अगर आपने ये लिख के रखा है तो उसको रीनेम करो, क्योंकि नॉर्मली इस सीवी को नेम कैसे करते हैं, अगर मेरा खुद का रिज्यूम है या फिर मेरा खुद का सीवी है तो विशाल वाबले CV, और जिस फील्ड के लिए या फिर जिस जॉब के लिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ, फार्माकोविजिलेंस के लिए या फिर प्रोडक्शन के लिए, उसके ऊपर आपको मेंशन करते रहना है। जैसे कि विशाल वाबले CV प्रोडक्शन, विशाल वाबले CV फार्माकोविजिलेंस। रीनेम आपको तब करना है जब आप उस जॉब के लिए अप्लाई करोगे। वो एक ही फार्माकोविजिलेंस वाला नेम आपको प्रोडक्शन के लिए, मार्केटिंग के लिए, क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट के लिए, उन सारी चीज़ों के लिए नहीं अप्लाई करना है। जिस जॉब के लिए करे उस टाइम पे रीनेम करो, क्योंकि माई CV, CV1 से उस रिसिपेंट को नहीं पता चलेगा कि इसके अंदर क्या है, और इससे थोड़ा बैड इंप्रेशन भी पड़ता है। ये कुछ सारे पॉइंट है जिनको आपको नजर करना है, जिनको आपको ध्यान में रखना है अगर आप जॉब के लिए जा रहे हो, क्योंकि ये छोटी छोटी पॉइंट ही, छोटी छोटी गलतियां ही आपको आगे बढ़ने से रोक देती है। आपकी खुद की ही गलती, आपको खुद को आगे नहीं जानी थी। ये था आज का वीडियो एंड करने से पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना, इस वीडियो में कोई चीज़ कमेंट कर देना। धन्यवाद दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।